जाता था या कभी कभी स्कूल के बाहर ही बैठकर पढ़ा करते थे। जो स्कूल के बाहर पढ़कर संविधान लिख दिया, आप सोचिए कि आप पढ़कर बोर्ड में क्यों नहीं टॉप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। जब खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में बम फेंक सकते हैं तो आप 14 साल की उम्र में बोर्ड में टॉप लाने के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं। उस समय वह घड़ा होता था, उनको कोई छूकर पानी नहीं देता था, तो जो वहां के चपरासी होते थे वो पानी देते थे। कभी कभी ऐसा समय आता था कि अगर चपरासी न आए तो वो उस दिन प्यासे रह जाते थे लोग, और उस दिन उनको पानी की भी भेंट नहीं होती। जैसे देखिए, दूध को और हम लोग उसको सलाते हैं या उसको दुख देते हैं तो वो दही बनता है। दही को अगर और दुख देते हैं तो वह बनता है मक्खन। मक्खन को अगर हम और दुख देते हैं तो वह बनता है घी। लेकिन सबसे महंगा देखिएगा तो होता है घी। यानी जितना जिंदगी में आप दुख कटिएगा उतना ही महान बनने वाले हैं, जितना जिंदगी में आप संघर्ष करने वाले हैं उतना ही महान बनने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, ईसीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 10 हिंदी गोधूली भगवान, जिसका श्रम विभाजन जाति प्रथा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब परिवार के फैमिली मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं, तो आप इस फैमिली के मेंबर्स बन जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम वर्ग 10 के सभी विषयों को कंप्लीट रूप से कवर करेंगे। साथ ही साथ सभी पाठों को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उनके बोर्ड में क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको टारगेट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जो आप टारगेट किए हैं, गोल किए हैं अपने मैट्रिक में, जो कि आप देने वाले हैं बोर्ड की एग्जाम की, एक विशेष रूप से तैयारी करने वाले हैं, तो इस विशेष तैयारी को और जोर देगा यह चैनल, आप लोग का यह फैमिली टीम। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर, जो कि हम लोग का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कि जो भी हम लोग का गोधूली भगवान चैप्टर यानी हिंदी की आएगी, उन चैप्टरों में देखिएगा। सबसे पहले अगर आपको हम वादा किए थे एक वीडियो में कि मैट्रिक क्लास का हम लोग किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में मैट्रिक बोर्ड या इंटरमीडिएट बोर्ड या 6 से 12 तक इस चैनल पढ़ाई होती है, तो किस प्रकार से रणनीति बना है कि हम पढ़ाएंगे लोग। तो देखिए, जो एनसीईआरटी बुक है हिंदी का, अगर आपके पास नहीं है तो फीलिंग नहीं होने देंगे कि नहीं है, और है तो देखिएगा कि किस प्रकार से समझाया जा रहा है। तो देखिए, तो आप लोग जैसे ही चैप्टर खोलते हैं तो उसमें पहला बात होती है कि वह लेखक का परिचय देते हैं कि किस पाठ से लिखा गया है, उसके बाद से लेखन के बारे में, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। पहले चलते हैं लेखन परिचय। लेखक परिचय के बारे में, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो चैप्टर है, पूछा जाएगा क्या है, निबंध है, कहानी है कि भाषण है कि बोल सकते हैं कि इनमें से क्या है, निम्नलिखित में से पूछेगा। तो आपको हमेशा बताना है कि जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वह निबंध है। उसके बाद से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा इस प्रकार से कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बताना होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि इस पाठ के लेखक हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, अब इनके बारे में जीवन परिचय। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के एग्जाम में लेखक का ही जीवन परिचय पूछ देता है कि लेखक के बारे में बताएं। अगर लेखक के बारे में इस प्रकार से न दे, जीवन परिचय न दे, तो क्या पूछ सकता है, उनसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। जैसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म क्या हुआ था, संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो इन सब टॉपिकों को अब कवर हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पाठ के लेखक है हम लोग का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको पूछा जाएगा कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग को पता चला गया होगा कि मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। पढ़ाई एक एंजॉय माहौल है, जिसे हम लोग एंजॉय जिसमें करते हैं उसमें जा सीखते हैं। तो देखिए क्या होगा कि संविधान का जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूछा जाएगा। संविधान का जनक बता दिए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग रिवाइज करते होंगे। और देखिए, अब चलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म पहले जान लें कि 14 अप्रैल, जो कि एक नेशनल यहाँ पे वो छुट्टी दिन उस दिन घोषित कर दिया गया था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। देखिए, अब बताते हैं कि यह इनकी जाति है, क्योंकि जाति विशेष पर ज्यादा जोर दिए हैं। अपना जीवन एक जाति व्यवस्था को विकसित करने में, महिलाओं को विकसित करने में, श्रमिकों को विकसित करने में और पिछड़े वर्ग के लोगों को विकसित करने में काफी इनका योगदान है। जाति जानना जरूरी है। तो इनका जो जाति है यह महार जाति के है। पूछा जाएगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जाति के हैं, तो आपको बताना होगा महार, यानी बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं
डोम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। अब देखिए इनकी माता का जो नाम था वह था भीमाबाई। इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। देखिए इनके जो पापा थे, इनके जो मध्य प्रदेश में हुआ था, इनके पिताजी रामजी सकपाल। देखिए जब क्या हुआ था कि इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण, इनके मतलब रामजी सकपाल की पहली महिला का मृत्यु हो जाने के कारण, पहला पत्नी जिसे बोला जाता है, तो इन्होंने दूसरी शादी भी की थी और इनका ट्रांसफर महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में ही ये अपना पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा किए थे। अब बताते हैं कि देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो विवाह हुआ था, पहला विवाह, ये 2 विवाह किए हैं, किन हैं भी जानेंगे। तो पहला विवाह हुआ इनका 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ। जब रामाबाई के साथ इनका विवाह हुआ 1906 ईस्वी में, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कम से कम थे 15 साल के, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे 15 साल के और रामाबाई थी 9 साल के। सोचिए कि उस समय बाल विवाह हो जाता था। इतनी कम उम्र में भी जिम्मेवारी आने के बावजूद, विवाह करने के बावजूद भी ये समाज में एक महत्वपूर्ण प्रचारक भूमिका अदा किए। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष समाज के 2 पहिए हैं। अगर समाज को विकसित करना है तो दोनों को एक साथ मिलजुल कर चलना होगा हम लोग, क्योंकि समाज में देखिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिससे कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो देखिए जो वो 9 साल की थी और रामाबाई की मृत्यु हो जाने के बाद, यानी रामाबाई की मृत्यु पूछेगा आप लोगों को बताना होगा। देखिए यहाँ से विवाह मृत्यु पूछेगा तो 1935 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात इनकी रामाबाई और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये एक दूसरे के साथ रहे हैं मात्र सिर्फ और सिर्फ 29 साल। लेकिन ये काफी इनको याद करते थे क्योंकि वो काफी सहयोग दिए इनको पढ़ने में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शादी के बाद भी वो पढ़े हैं। इनकी स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो ये दलित होने के कारण, यानी छोटी कास्ट से होने के कारण, कास्ट की बात करते हैं तो, क्योंकि दलित शब्द कोई होता नहीं है, ठीक है। और देखिए और बात करेंगे कि हरिजन सबसे किस प्रकार से नाराज थे। तो देखिए क्या हुआ कि इन दलित होने के कारण इनके स्कूलों में इन्हें पढ़ने के लिए आगे नहीं बैठाया जाता था, इन्हें पीछे बैठाया जाता था, या कभी कभी स्कूल के बाहर भी बैठकर पढ़ा करते थे। जो स्कूल के बाहर पढ़कर संविधान लिख दिया, आप सोचिए कि आप पढ़कर बोर्ड में क्यों नहीं टॉप कर सकते हैं? आप स्वतंत्र हैं। जब खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में बम फेंक सकते हैं, तो आप 14 साल की उम्र में बोर्ड में टॉप लाने के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं? तो देखिए क्या हुआ कि जब हम बात करें कि स्कूली शिक्षा की, तो जब पानी पीने जाते थे प्यास के दौरान, तो आप देखते होंगे कि आजकल हम लोग स्वतंत्र रूप से कल पर पानी पी लेते हैं। उस समय वह घड़ा होता था, उनको कोई छूकर पानी नहीं देता था, तो जो वहाँ के चपरासी होते थे वो पानी देते थे। कभी कभी ऐसा समय आता था कि अगर चपरासी न आए तो वो उस दिन प्यासे रह जाते थे लोग, और उस दिन उनको पानी की भी भेंट नहीं होती थी। इस प्रकार से उनके जीवन व्यतीत होने लगा था, यानी वो अपने जीवन में काफी देखे थे भेदभाव। जो जितना संघर्ष करता है, जो जितना तपता है, वो उतना ही चमकता है। जैसे हम हीरा को और जितना तराशते हैं वो उतना ही चमकता है, उसकी दाम और बढ़ती है। इसके साथ हम आपके दोहा पेश करने वाले हैं। जैसे देखिए दूध को और हम लोग उसको सराहते हैं या उसको दुख देते हैं तो वह दही बनता है। दही को अगर और दुख देते हैं तो वह बनता है मक्खन। मक्खन को अगर हम और दुख देते हैं तो वह बनता है घी। लेकिन सबसे महंगा देखिएगा तो होता है घी। यानी जितना जिंदगी में आप दुख कटिएगा उतना ही महान बनने वाले हैं, जितना जिंदगी में आप संघर्ष करने वाले हैं उतना ही महान बनने वाले हैं। संघर्ष के पीछे पीछे आप लोग को ये भी उपाध्याय मिलती है उसके साथ साथ भी कि आप फेलियर हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। सभी तनाव मिलती है, तनाव और बाधाओं से दूर रहा जाता है, जो कि B.R. अम्बेडकर इसके साक्षात उदाहरण है। देखिए B.R. अम्बेडकर के बारे में और जान लेते हैं। तो इनकी दूसरी शादी जो कि बताते हैं कि इनका देखिए दूसरा विवाह हुआ था 1948 ईस्वी में सविता अम्बेडकर के साथ। क्योंकि इनको डायबिटीज और आंख में धुंधलापन होने के कारण इनको काफी सेहत में दिक्कतें होने लगी, और संविधान लिखना इनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। क्योंकि आजादी तो मिल गई थी, लेकिन किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि व्यवस्था संविधान की जरूरत होती है। तो आजादी के साथ साथ क्या किए कि अब इनको संविधान लिखने के लिए मुख्य सदस्य बना दिया गया था, जिसे संविधान का जनक कहा जाने लगा।
कहा जाता है। तो देखिए क्या हुआ कि सविता अम्बेडकर एक नर्स थी जो कि इनको हमेशा सुई दिया करती थी, इलाज किया करती थी। तो ये भी सोचे और धीरे धीरे ये एक दूसरे से दोस्त होते चले गए और अंततः 1948 ईस्वी में विवाह कर लिए। और इनको मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। मैट्रिक कब पास किए थे? 1907 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि इनके 3 प्रेरक व्यक्ति जो कि ये इनसे आइडियल मानते हैं, ये अपने जैसे आप किन्हीं न किन्हीं को आइडियल मानते होंगे, उन्हीं के पथ पर चलते होंगे, उनका गोल अपनाए होंगे, उनसे कुछ सीख लिए होंगे। इसी प्रकार से ये भी 3 व्यक्तियों को अपना प्रेरक आइडियल मानते थे, उनसे सीख लिए थे। जैसे गौतम बुद्ध, कबीर जी, उसके बाद से ज्योतिबाई फूले। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। कबीरदास के बारे में जानते हैं। देखिए उनका एक नारा था जो कि इस चैप्टर से रिलेट करेगा, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पर रहने दो म्यान, मोल करो तलवार का पर रहने दो म्यान। देखिए ज्योतिबाई फूले से प्रेरक हुए हैं कि उनकी जो पत्नी थी, आज देखते हैं जो लड़कियां हमारे वीडियो को देख रही है, क्या वो जान सकती है कि वो पहले के समाज में पढ़ सकते थे कि नहीं। जिस प्रकार से दलित पहले के समाज में नहीं पढ़ पाते थे, उसी प्रकार से पूरी महिलाएं उस समय भारत में नहीं पढ़ती थी। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। उनको वह कोई भी उपदेश या वेद नहीं पढ़ सकती थी। उनको उपदेशों में बहुत सारे नाम दिए गए थे जो कि आप लोग पढ़कर जान सकते हैं। और देखिए क्या कह सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फूले थी, वह क्या थी कि वह जब पढ़ाने जाती थी, ज्योतिबाई फूले उनको प्रोत्साहन किए कि तुम भी स्त्रियों को शिक्षित करो। वो जाती थी पढ़ाने, तो उनके आइट साइड के जितने भी जो स्त्री वर्ग को नहीं पढ़ना देना चाहते थे, उन पर कीचड़ उछलते थे, इन ताना मारते थे। इन सब से बचकर भी वह एक शिक्षित समाज स्त्रियों के लिए खड़ा उतरी, वह उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उसके बाद से हम चलेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रथम भाषण सम्मेलन। इनके पहले जान लेते हैं कि वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे और कांग्रेस से लेने गए थे डॉक्टर महात्मा गांधी जी। तो उसी समय से 1932 ईस्वी जो कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था द्वितीय, तो क्या हुआ कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट का समझौता हुआ। अब देखिए ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से इनके मतों के विचारों में मतभेद रहता था, जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका निकाली और दलित वर्गों के लिए एक शब्द हरिजन का वर्ड यूज कर लिया, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इससे बहुत प्रभावित हुए और नाखुश हुए। नाखुश होने के कारण उनका यह था, वह कह रहे थे कि समाज का जितने भी दलित वर्ग हैं समाज का ही हिस्सा हैं, इनसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इनको कोई इस तरह से कैसे कर सकता है, हरिजन हैं, दलित हैं, छोटा कास्ट वाले हैं, इसके लिए वो खिलाफ थे। आज का हम लोग का शिक्षित वर्ग इतना शिक्षित होते जा रहा है, इन सब जाति प्रथाओं से मुक्त होता जा रहा है। आज देखिएगा हम लोग अपने क्लास में सभी भाईचारे के तरीके से पढ़ते हैं, सभी भाईचारे के तरीके से खेलते हैं। सब इन्हीं महापुरुषों का देन है कि हम लोगों को ये प्रेरित किए, ये सब कुछ नहीं है। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे कि इनके विख्यात भाषण जो कि ये प्रथम भाषण दिए थे पहले ने, तो 1936 ईस्वी में इनका प्रथम भाषण था, जिसे जो जाति पार्टी टोरल मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में ये भाषण दिए थे। अब जानते हैं कि इनकी और भाषाएं जो थी, यह थी द एनाहिलेंस ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद किए थे ललिन सिंह यादव। और जानते हैं इनका जो संपूर्ण वाङ्मय था वह 21 कालखंडों में विभाजित था। अब जानते हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, तो वह था हु आर दे, हु आर शूद्रास, द अचेटमेंट, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। इसी तरीके से और रचनाएं थी जो कि हम लोग बुक से पढ़ेंगे। और इनका मृत्यु हो गया था 1956 ईस्वी में दिल्ली में, और रचनाएं आप लोगों को बुक में दिया होगा, आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके साथ साथ जो कि बोर्ड पे लिखे हैं पुनः एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि आप लोग एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रेरक नहीं थे, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले आप लोग बता देंगे। देखिए कि लेखक परिचय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्या है यह पाठ? निबंध है। लेखक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान के जनक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद से जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में MP महू में। जाति था महार, यानी जिसे बोचे के भाषा में कहते हैं हम लोग
डोम। उसके बाद से माता का नाम था भीमा बाई, पिता का नाम था रामजी सकपाल। इनके विवाह हुआ था 1906 में रामबाई के साथ, लेकिन रामबाई की मृत्यु हो गई थी 1935 ईस्वी में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी, अभी बताया आप लोग के, डायबिटीज और आंख में धुंधलापन होने के कारण। ठीक है, और देखिए इनकी मेन बात तो छोड़ दिए कि हम इनको भारत देश की सबसे महान पुरस्कार भारत रत्न मिला है 1990 ईस्वी में, जो कि मरणोपरांत के रूप में था, यानी मरने के बाद था, क्योंकि इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गई थी। अब बात करते हैं हम कि इनके साथ साथ नेल्सन मंडेला को भी मिला था, जो कि जाति प्रथा के प्रति अग्रसर रहते थे, वो भी जाति प्रथा खत्म करने में काफी भूमिका निभाए। अब बात करते हैं, देखिए नेल्सन मंडेला से भी सीख मिलती है। नेल्सन मंडेला से हमें यह सीख मिलती है कि इतना धैर्य रखे थे कि वो 20 साल जेल में कटते हुए भी वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। वह देखिए, अब यहाँ पे देखिए दूसरा विवाह 1948 ईस्वी में सविता अम्बेडकर मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी जो कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था इस समय, ग्रम दल नरम दल, ठीक है, याद पारिएगा। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 ईस्वी में लाहौर, विख्यात भाषण लिखा गया है द एनाहेलेंस ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललन सिंह यादव ने किए हैं, और हिंदी में संपूर्ण पार्लियामेंट 21 खंड में प्रकाशित है। प्रमुख रचना है मृत्यु और भारत रत्न है। इन सब टॉपिकों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पोस्ट कर तुरंत अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद से चलेंगे हम अपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन पर जानने के बाद देखिए वो एक बात उसमें नोट कर लीजिएगा कि वह संतान, उनके जो माता पिता के संतान में चौथे स्थान पर थे। और देखिए इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, और बताते हैं कि इसमें कुछ समर्थक लोग भी हैं और विपक्ष लोग भी हैं। समर्थक लोग का मानना है कि जाति प्रथा एक श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, उन लोगों का मानना है। वो लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, और यह भी तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का ही रूप ले लिया है, जो कि आधुनिक समाज को विकसित करने में उनका योगदान है। ये बोल रहे हैं समर्थक लोग। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना है कि देखिए जो श्रमिक विभाजन है वह हम लोग को जाति प्रथा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वो श्रम कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। जैसे समझते हैं अपने भाषा में, देखिए हम लोग क्या होता है कि जैसे ही अभी जन्म नहीं लिए होते हैं, अभी जैसे ही कोख में पैदा रहते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग का पहली बात कि धर्म निर्धारण कर लेता है, जबकि लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी तरीका से हम लोग का क्या होता है कि निर्धारित कर लेते हैं कि उस धर्म में है, सिर्फ धर्म निर्धारित कर ले कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या होते हैं कि कोख में रहते हैं, तो माता कोख में रहते हैं, माता जी कोख में रहते हैं, तो पता चलता है कि तुमको अभी से कि तुम्हें चमार जाति को हो, तुम्हें मोची बनना है, तुम धोबी जाति को हो, तुम्हें कापड़ा बनना है, तुम ठाकुर जाति के हो, तुम्हें केस काटना है, तुम इस जाति को हो, तुम ये करना है, तुम इस जाति को हो, तुम ये करना है। अरे यार उसको तो बाहर आने दो, दुनिया को देखने दो, उसकी क्या योग्यता है। जैसे देखिएगा सब किसी का सोच अलग अलग होता है, ऐसा हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हम नहीं होता है कि अपने अंदर एक मजबूतियां होती है। जितने इंसान हैं उनके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, उनकी सोचने की क्षमता अलग अलग है। अगर देखिएगा आप 2 भाई हैं ना, अगर एक ही साथ सोचते हैं तब सोचने की क्षमता अलग अलग है। हो सके तो आप महान बनने की सोच रहे हैं, कोई सोचता है कि हम छोटा जिंदगी सिमट जाए। नीरजा भनोट ने कही थी कि जीवन काल लंबी नहीं होनी चाहिए, जीवन रेखा जो है हम लोग का 80 साल जी, ये लंबी नहीं होनी चाहिए। हम कितना अपने दुनिया में नाम करके चल जाते हैं, ये लंबी होनी चाहिए। जैसे बी आर अम्बेडकर देखिए आज भी हम लोग याद कर रहे हैं, तो किन्हीं का सोच होता है कि हमें समाज के प्रति, हमें लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए भी, पूरा भेदभाव नहीं करते हुए भी एक अच्छा तरीके से जिंदगी जीना है। और जो जाति प्रथा से बात की जा रही है ना, इसमें क्या होता था कि जैसे हम लोग जन्म लेने वाले हैं, ये जो प्रथाएं वर्ड है, इनके बारे में आप जानते हैं। समाज में जब भी जितनी भी प्रथाएं लेती है ना, उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे दहेज प्रथा, इसमें एक शायरी मानना चाहता हूं कि सिंधु ना मिल पाएगा इस संसार में, बिक रहा है आदमी खुले बाजार में, मानो हृदय गाह उठा है हिचकियों के साज पर, लानत है इस दहेज पर
और सारे संसार पर और स्त्रियों के लिए यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इसमें बोलते हैं कि देखो तो कितनी सीता गंगा माँ की गोद में सो जाती है, कितनी गीता रेल पटरियों पर लहू बो जाती है, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। तो दोस्तों देखिए, कोई भी प्रथा शुरू होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक समर्थक लोग होते हैं, विपक्षी लोग होते हैं। देखिएगा कि कितने लोग महात्मा गांधी के इतने महान कार्य करने के बाद उनके कुछ विपक्षी लोग भी हैं, उनके समर्थक लोग भी हैं। सुभाष चंद्र बोस के समर्थक लोग भी हैं, विपक्ष लोग भी हैं। तो विपक्ष लोग की संख्या देखिएगा 20% से 5% ही रहती है, और समर्थक लोग की संख्या अच्छा काम कीजिएगा तो 80% से बढ़ रहती है। तो देखिए, श्रमिक विभाजन में हम लोग क्या होता था कि जाति के आधार पर आप लोग को काम दे दिया जाता था। आपको रुचि हो या न हो, आप उस कार्य में कुशलता प्राप्त करें या न करें। अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, टीचर का बेटा टीचर नहीं होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा, हो सके कि उसका गोल अलग हो सके कि उसकी जो शैली है। हम बताते हैं आप लोगों को सुबह 4 बजे उठे कि मेरे अंदर मजबूतियां क्या है, आप में मजबूतियां, आप में जो खूबियां हैं वह अलग हो, तो आप उस खूबियां कीजिएगा। जिस काम को करने में आपको खुशी फील होगी, जिस काम को करने में आपको थकान नहीं महसूस होगा, उस काम को कीजिएगा। तब ना आप जिंदगी में बड़ा अचीव कर सकते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि नाई के काम करने नहीं आता है, आप जन्म लिए हैं, आपको नाई के काम कराया जा रहा है, तो किस प्रकार से जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन कर रहे हैं। इसके लिए वो खिलाफ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और समर्थक हैं लोग वो लोग। और बताते हैं कि जैसे जैसे हम लोग का समाज शिक्षित होता जाएगा, ये जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन है यह अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। इसमें से हमारे सभी भाई बहन सहयोग देने वाले हैं। अब आप लोग ये चैप्टर को पढ़ने के बाद से देखिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में विशेष जोर देंगे कि जो जाति प्रथा के पोषक है वो उनके आधार पर जो जाति प्रथा के श्रम विभाजन है, अगर आप क्यों ना भूखमरी से मर जाएं, आप भूखे मर जाएं, वो उनको मंजूर है। लेकिन जाति के आधार पर ही तुम्हें श्रम करना है, मतलब तुम्हें श्रमिक बनना है, जो कि एक श्रमिक विभाजन का ही रूप ले लेता है। और इस प्रकार से वो समर्थन करते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जाति जो प्रथा है वह पैतृक परंपरा के आधार पर न रहकर, पैतृक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथा चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें रोजगार मिल रही है, वैसा न रहकर ये जो हम लोग का है अनुमति न देकर न दिया जाए। क्योंकि जो जाति प्रथा का आधार पर श्रम विभाजन होगा यह बेरोजगारी का प्रमुख कारण होगा, और बेरोजगारी के कारण हम लोग क्या होते हैं, समाज भूखमरी और गरीबी के बीच में अभावग्रस्त जिंदगी जीते हैं और दुख में जिंदगी होता चला जाता है। देखिए, जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन होता है उनमें श्रमिकों में बंटवारा होता ही है, साथ ही साथ एक सभ्य समाज की निर्माण नहीं हो पाता है। समाज में भी जाति के आधार पर लोग बंटने लगते हैं, जाति के नाम पर आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इन सब के जो समर्थक लोग हैं उनका विचार हम लोग अपने प्रश्न में पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी के विचार पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पढ़ेंगे, ज्योतिबा फूले के विचार पढ़ेंगे, अन्य व्यक्तियों के विचार हम लोग जो प्रश्न में उत्तर में दिया है उनमें चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा बहुत संक्षिप्त जानकारी लेते हुए चलते हैं। देखिए, जाति प्रथा के आधार पर जो परंपराएं बढ़ती है, जो रोजगार हमें मिलता है, जाति प्रथा हम लोग जो कि नेताएं हैं लोग, वो लोग भी इसे वोट बैंक के रूप में, अपने मतदाता के रूप में, जो वोट बैंक कहा जाता है कि ये मेरे ऐसी समाज के लोग हैं, मेरे एसटी समाज के लोग हैं, मेरे ओबीसी समाज के लोग हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इससे एक सब समाज की निर्माण नहीं होगा, इससे हम लोगों में भाईचारा खत्म होगा, इससे विवाद बढ़ेगा। इन सब चीजों से बचने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चैप्टर के माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं। उसके साथ ही समझ लें कि जो कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अस्तित्व जो कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन होगा, इसका खत्म होता जाएगा, उस पर एक घात पर पहुंचेगा। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यानी जनता इसमें प्रतिनिधित्व करता है, अपने द्वारा चुने गए सरकार से ही अपना शासन होता है। तो हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, भाईचारा की भावना समाप्त हो जाएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ विवाद ही बचता चला जाएगा, विवाद ही होता चला जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी लेते हुए, जिससे स्वतंत्रता समानता ये सब खत्म होने लगेगी, लेते हैं अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर के माध्यम से सब क्लियर कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं।
विनम्रता का स्वरूप क्या है। आप लोग बुक पढ़े होंगे, 2 बार रिवाइज किए होंगे, क्योंकि हम बताते हैं कि जो भी चैप्टर पढ़े उसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो रिवाइज किए होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या है, आप लोग के इन पाठ का हम टॉपिक लाइन बोलेंगे कि लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्लो कर। लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विनम्रता की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आज भी लोग जातिवाद को मानते हैं, देखिएगा, बढ़ावा देते हैं, या तो हो वोट बैंक के द्वारा या किसी भी माध्यम से देते हैं, या हो सके उनकी मंशा अलग हो। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है जाति प्रथा स्वयं विभाजन के साथ साथ स्वयं विभाजन का रूप ले रहा है, जो कि एक स्वाभाविक नहीं है। दोस्तों, आप इस जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे आप तरीका ले सकते हैं। एक नहीं होता है कि एक राह ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं अपने भाषा में भी। अब देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या देते हैं, मतलब एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो उसके पक्ष वाले क्या समर्थक बोलते हैं, तो पक्ष वाले समर्थक बोलते हैं कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए श्रमिक विभाजन क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, और हमारी जाति प्रथा है और श्रमिक विभाजन का ही दूसरा रूप है, वो समर्थक लोग बोलते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां बताइए, यानी वो किस बात से सहमत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि पोषक लोग जो अभी बोले ऊपरवा, ये बोल रहे हैं। तो देखिए, बोल सकते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए लेखक की आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो श्रमिक यानी मजदूर लोग हैं, इन लोगों में भी बंटवारा कर रहा है, एक सब समाज की निर्माण नहीं कर रहा है, और श्रमिकों में आपस में विभिन्नताएं पैदा कर रहा है। जैसे देखिए, नेल्सन मंडेला के द्वारा काले लोग गोरे लोग के बीच समाज बटा था, उन्होंने जीते और राष्ट्रपति बने। उस सभी मानसिकता, ये सब क्या होता है, कचरा मानसिकता, इनको दूर किया। देखिए 4 नंबर में है कि जाति प्रथा समाज में स्वयं विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। इसका बताना है क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर स्वयं विभाजन स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा जो कि है श्रम विभाजन श्रमिक का रुचि उनके कार्य के कुशलता के आधार पर न बांटकर उनको पैतृक आधार पर उनको थोप दी जाती है रोजगार। तुम चाहे जिंदगी भर के लिए भूखमरी रह जाओ, तुम्हें जिंदगी भर के लिए करना है। मान लीजिए कि रोजगार हमें मिला तो अपने कार्य कुशलता के अनुसार चेंज कर सकते हैं, नहीं, जाति प्रथा के पोषक कहते हैं कि तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हें वही काम करना है, कार्य कुशलता के अनुसार अपना नियम नहीं चेंज करना है, वो लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तो जाति प्रथा, सॉरी थोड़ा तेज बोल रहे हैं, शुरू कर लीजिएगा, अन्यथा बार बार सुनकर रिवाइज कर लिख लीजिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारतीय समाज में बोल सकते हैं कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति ही माना जाता है, चाहे श्रमिक में वह कार्य कुशल हो या न हो, उस कार्य में उस श्रमिक का रुचि हो या न हो, जाति प्रथा के आधार पर हमें रोजगार दे दी जाती है। तो ये सब बातों को लिख लेना है, और उसमें दिल काम करने में श्रमिकों को दिल लगे या न लगे, दिमाग से काम करे या न करे, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर करना है। इसी सब बात को लिखना है, जो कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। और हम जो न्यूमेटिक बताए थे क्या तय करके चलेंगे, उसमें बताए थे बेरोजगारी का प्रमुख कारण, जिसमें शिक्षक की भी भूमिका अदा किए थे। अब देखिए 6 में, लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो लेखक कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो लेखक बाबा साहब, जिन्हें नाम से भी जाना जाता है, कि बताते हैं कि आज के उद्योगों में गरीबों में बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज भी लोग अरुचि यानी जिसमें रुचि नहीं है और जिसमें कार्य कुशलता है उसको छोड़कर अपने पैतृक पेशा को ही अपनाते हैं। ये बहुत बड़ा उनकी गरीबी और उत्पीड़न का बड़ी समस्या है। लेखक ने पाठ कि किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो बोल सकते हैं कि लेखक ने विविध पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। और जैसे बोल सकते हैं कि श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप न होना, बेरोजगारी, उनमें अरुचि, कार्य कुशलता, श्रम विभाजन का चुनाव, आदर्श समाज, वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप, ये सब बोल सकते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। दोस्तों, पाठ को थ्योरी पढ़ाने का मकसद यह था कि पूछ सकता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के निष्कर्ष लिखिए, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं, तथ्य लिखे जाते हैं, जो कि आप लोग लिख लेंगे। और इस सभी लोकतंत्र की चर्चा भी
आसानी से कर सकते हैं कि जैसे अब्राहम लिंकन वाला बताया है। अब देखिए पाठ के आसपास, जो कि आप लोगों को पाठ में नहीं पूछेगा, नॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे, उनके शिक्षक कैसे मालूम कीजिए, अपने शिक्षक से मालूम कीजिए। तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद से अब्दुल कलाम आजाद, राजगोपालचारी, उसके बाद से बोल सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अन्य बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें बोला है कि क्वेश्चन है कि जाति प्रथा लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें। तो देखिए आप लोग डॉक्टर ये भी राष्ट्रपति के बारे में लिख सकते हैं, उस पर तो बताए भी किए हैं, और थोड़ा सा लिख कर राष्ट्रपति के बारे में लिखिएगा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के द्वारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा गांधी जी ने, जो कि अछूत दलित समाज में बटा था, ऊंच नीच समाज जो बटा था, सब समाज नहीं था, इस पर ज्यादा जोर दिए कि ये समाज का ही एक हिस्सा है, इनसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और ये भी लोग भी ईश्वर का संतान है। ये सब बात लिखना है। डॉक्टर ज्योतिबा फुले के भी लिख देना है, राम मनोहर लोहिया के भी विचार लिख देना है। अब देखिए बोला है कि जातिवाद और आज की राजनीतिक विषय पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। तो देखिए अगर मान लीजिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है, तो आप लोग स्कूल में किसी भी लड़का के विचार को लिखना है, लड़का लड़की को, ठीक है। एक लड़का का नाम लेते हैं, एक लड़की का नाम लेते हैं, समझा देते हैं। मान लीजिए कि लड़का आफ्ताब कोई लड़का है, वो बोलना चाहता है, जो कि 10 क्लास का है, वो बोलता है कि जैसे जाति के आधार पर विभाजन, हम लोग का जो राजनेता है अपने राजनीतिक विकसित करने के लिए वह वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक के रूप में जातिवाद का सहारा लेते हैं, वह चुनाव प्रचार में भूमिका अदा करते हैं इसको, जो कि सब समाज का निर्माण नहीं होता है। और दूसरा मान लीजिए कि सोनाली कुमारी बोल रही है कि जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोकतंत्र के प्रति हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का यह आघात होगा, लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे के प्रति बोलने के लिए, अपने वाद विवाद को रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जानते हैं, क्योंकि बोल सकते हैं कि जो प्राचीन था, मनु स्मृति के माध्यम से जातिवाद के समर्थक रूप में वर्ण व्यवस्था को उचित बताकर सभी के लिए संविभाजन आवश्यक बताया, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर जी जातिवाद के आधार पर संविभाजन का स्वाभाविक विभाजन कर, मतलब स्वाभाविक विभाजन न, अस्वाभाविक विभाजन था जाति प्रथा, इसके बारे में आलोचना की थी, इसलिए उन्हें माना जाता है, आप लोग इसको बोल सकते हैं। और देखिए भाषा के बाद जहां व्याकरण की बात करते हैं, तो इसमें आप लोग सरल वाक्य की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। अब देखिए विलोम शब्द पे ध्यान दें, जैसे शब्द का विलोम शब्द अशब्द हो जाएगा, विभाजन का संगठन हो जाएगा, विभाजन हो गया, संगठन यानी एकजुट कर लो, ठीक है। उसी तरीका से निश्चय का अनिश्चय हो गया, यानी फिक्स नहीं है, ऊंच का नीच हो गया, स्वतंत्रता का आजादी मतलब परतंत्रता गुलामी, ठीक है। दोष का गुण हो गया, सगज का सुस्त हो गया, रक्षा का अलक्षा हो गया, पूर्ण निर्धारण का पर निर्धारण हो गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए कि डायरेक्ट आते हैं प्रावचित शब्द पर, जैसे दिया है दूषित, गंदा, दूषित मतलब गंदा हो जाएगा, प्रावचित मतलब का सेम टू सेम वर्ड, समानार्थी शब्द, तो दूषित, गंदा या मैलिन ये सब होता है। उसके बाद से प्रदूषित भी हो जाता है, और श्रमिका बोले तो मजदूर होता है, क्रमिक होता है। उसके बाद से पैसा दिया है, पैसा मेरा पैसा है, छोटा बड़ा पैसा है, ये सब बोलते हैं, तो रोजगार है, ये सब होता है। अकस्मात के अचानक भी कहा जाता है, एकाएक अनुमति भी कहा जाता है, अनुमति की आज्ञा, स्वीकार, सहमति, अवसर के होता है समय या मौका। उसके बाद से परिवर्तन, बदलाव, समान का आदर, मान, ये सब होता है, ठीक है। आप राष्ट्रीय शब्द क्लियर कर लेंगे व्याकरण के बुक से या हमारे जो वीडियो है उससे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ लीजिएगा अपने क्लास 10 को विशेष रूप से तैयारी करने के लिए। थैंक यू।